वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जो कि हॉस्पिटल में लेटा हुआ रहता है और उसके बगल में एक फूल रहता है जिसका एक पत्ता के उसके मुंह पर गिरता है और गिरते ही वो तुरंत से एकदम जाग जाता है और बैठ जाता है। बैठ के काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वो सांसने लगता है और फिर वो बोलता है, मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। उसके बाद वह अपनी सिचुएशन को थोड़ा समझता है और फिर उसे पता चलता है कि वह सच में फिर से एक बार रिबॉर्न हो चुका है, यानी कि अपने पास्ट में आ चुका है। लेकिन वो तभी बोलता है, नहीं मेरा। उसके बाद वह जैसे ही अपना नीचे का कंबल हटाता है, वो देखता है उसके 2 लेग पीस गायब होते हैं। यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुख और काफ़ी ज़्यादा शौक में चला जाता है। फिर वह ढूंढने लगता है और चेक करता है कि अभी आखिर क्या टाइम हो रहा है। तभी कोई लड़की पीछे से उसे आवाज़ देती है भैया की, लेकिन वह वहाँ पे मुड़ के देखता है तो उसे अपनी बहन दिखती है, जो कि उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह बोलते हैं कि आखिरकार आखिरकार तुम जगे गए, और दौड़ के जाकर अपने भाई को गले लगा लेती है और बोलती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम आखिरकार जग गए हो। फिर वह बोलती है कि जो ड्राइवर है तुम्हें ठोक कर भागा था, मैं पक्का उसे ढूंढ लूंगी और तुम अपने पैर के बारे में फिक्र मत करो, ये भी जरूर ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अपने हीरो को याद आने लगती है और वो बोलता है कि ये सच में 1 साल पहले की बात है, जब मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और उस टाइम उस कार एक्सीडेंट की वजह से मैं इस देश का सबसे जवान बिलियनर बच्चा था और अपने राइजिंग सन ग्रुप का एकदम मालिक भी था। लेकिन उसके बाद उस एक्सीडेंट की वजह से मैं एक अपाहिज बन गया था। इसके वजह से मैं अपना सारा ध्यान अपने इलाज पे देने लगा। तभी उसके बाद वहाँ पे कोई आता है और उसका नाम लेता है सेंग किंग। तो यार यहाँ पे हमको अपने हीरो का नाम पता चल चुका है, इसके बाद से मैं इसको सेंग बुलाऊंगा। और यार ये जो बोल रहा होता है इसका नाम होता है टियांकाई। फिर वह टियांकाई बोलता है कि भाई यार तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा खाने के लिए लाया हूँ। सेंग उसको गुस्से में देखता है और देखते हुए सोचता है कि मैं इसे अपने भाई की तरह मानता था और इसे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन इस एक्सीडेंट का मौके का फ़ायदा उठाकर इसने मेरा जो कंपनी है, यानी कि जो इसका सन इंटरनेशनल ग्रुप है, उसको इससे छीन लिया और इसकी बहन को भी धमकाया कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाई का इलाज भी नहीं करवाऊंगा। इसके वजह से उसने इसकी बहन से भी शादी कर लिया। इसके बाद हमें पास्ट एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियांकाई सेंग की बहन को धमका रहा होता है और सेंग उसके सामने ही बैठा हुआ रहता है और काफी गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, टियांकाई उसे जाने दो। यह सुनकर वह टियांकाई उसको बोलता है कि भौंक क्यों रहे हो, मैं कुत्तों की भौंक को नहीं समझता। और उसके बाद वह उसके सामने उसकी बहन को किस करने लगता है, जिसको बाद उसकी बहन भी रोते हुए बोलती है कि भैया मुझे बचा लो। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता है, भाई बचाएगा भी कैसे, उसके 2 लेग पीस जो कटे हुए हैं। तो उसके बाद वह रोता हुआ नीचे गिर जाता है और सोचता है कि उस टाइम पे इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर बाद में एक गेम आया जिसका नाम था डिवाइन पाथ, और यह गेम सभी देशों के साथ मिलकर पूरे दुनिया में एक साथ लॉन्च हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा एक फेमस गेम था क्योंकि इसके अंदर की जो पैसे थी उसको हम लोग असली पैसे के अंदर भी एक्सचेंज कर सकते थे। इसके वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत जल्दी फेमस हो गया। लेकिन इसका एक पार्ट था जो कि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट था, वह ये था कि इस गेम के अंदर तुम्हें जो भी पावर मिलते हैं उसको तुम असलियत में भी लेकर आ सकते हो। ये गेम मेरा बेस्ट चांस होना चाहिए था अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, जिसके वजह से मैं गेम के शुरुआत में ज़्यादा अच्छी चीज़ों को नहीं ले पाया और मेरा उस टाइम पे कुछ नहीं हो पाया। मैं हमेशा के लिए एक उसके अंदर एक मीडियोक्रिटी ही बनकर रह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे मैं उस टियांकाई के साथ लड़ सकता था। लेकिन उस कुत्ते ने जो पैसा एक बार मेरा हुआ करता था उसको गेम के अंदर पागल की तरह उड़ाया, बहुत सारे पैसे लगाए और उस गेम के अंदर उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ों को खरीद लिया। इसकी वजह से वह इतना ऊंचा बन चुका था कि उसे अब कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। लेकिन वो सब मेरा होना चाहिए था, वह सब मेरा था। इसके बाद हमको टियांकाई को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो से बोल रहा होता है कि क्या तुमने मुझे उतनी दूर से यहाँ तक इसलिए बुलाया है ताकि तुम अब मुझे अपना ये कुत्ते जैसा घर को दिखा सको, और तुम्हें ऐसा तो सच में नहीं ना लगता कि तुम मुझे ये बम से भरा हुआ घर में बुलाकर मार सकते हो। और हम पीछे देखते हैं कि उस कमरे के अंदर चारों तरफ बहुत सारे बम लगे हुए रहते हैं। सेंग बोलता है, चलो ठीक है तो एक बार कोशिश करके देखते हैं कमीने, मैं और तुम दोनों एक साथ मरेंगे। जिसके
बाद वो बम का स्विच दबा देता है। उसके स्विच के दबाते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका होने के बाद हमको फिर से सेंग को दिखाया जाता है जिसका आधा बॉडी गायब रहता है, बस उसका आधा बॉडी बचा हुआ रहता है और उसके बस अब एक बॉडी के अंदर आखिरी सांस ही बची हुई रहती है। तभी टियांग काई की आवाज आती है कि यार तुम फालतू में ऐसी मेहनत क्यों कर रहे हो। उसे जिंदा देखकर सेंग की एकदम होशो आवाज उड़ जाती है। वो सोचता है कि यार ये अभी तक कमीना जिंदा है, लेकिन तभी फिर से टियांग काई बोलता है कि मुझे डिवाइन पाथ गेम के अंदर से जो पावर मिली है वो इतनी ज्यादा है कि ये सारे बम मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। फिर टियांग काई उसके थोड़े पास जाता है और जाके बोलता है कि इससे पहले तुम सच में मर जा, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे जो पैर हैं और तुम्हारे जो माँ बाप मरे थे वो सारा मेरा ही करा हुआ था। मैंने वो सारे चीज़ों को किया था। और मजे की बात जानते हो क्या है? तो तुम्हारा ये सेंग फैमिली है, इसका जो लास्ट ब्लड लाइन होने वाला है, मतलब तुम्हारा जो लास्ट वारिस होगा उसके ऊपर मेरा सरनेम होगा। और यह बोलकर वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। ये सारी बात सुनने के बाद जो सेंग रहता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में ही बोलता है कमीने, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो फाइनली वहाँ पे मर जाता है। जिसके बाद हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमारा हीरो है वो सोच रहा रहता है कि अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं फिर से रिबॉर्न यानी कि मैं फिर से यहाँ पे जिंदा कैसे हो चुका हूँ, लेकिन ये जिंदगी में आने वाला सिर्फ एक ही ऐसा मौका है। उसकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद वह बोलता है कि अब तुम चुप हो जाओ वरना अब मैं तुम पे हंसना शुरू कर दूंगा। और फिर वह मन में सोचता है कि इस बार मैं अपनी बहन को जरूर बचाऊंगा और अपने माता पिता के इतने मेहनत से कमाए हुए पैसों को भी जरूर से बचाऊंगा। फिर उसकी बहन अपना रोना थोड़ा कम करती है और बोलती है कि ठीक है अब मैं नहीं रोऊंगी। और फिर वह मन में सोचता है कि इसके अलावा मैं वह उस कुत्ते टियांग काई को एकदम पीस पीस के अंदर चीर डालूंगा। लेकिन अभी मैं पहले ही अपाई हो चुका हूँ, तो मैं आखिर अभी के टाइम पे चीज़ों को कैसे बदल सकता हूँ। फिर उसके याद आता है डिवाइन पाथ के बारे में और वह सोचता है कि अरे हाँ, डिवाइन पाथ जो गेम है मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को 1 महीने के बाद पता चलेगा कि ये जो डिवाइन पाथ गेम है ये असलियत को भी इफेक्ट कर सकता है। और यह गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। ये मेरा सबसे बेस्ट चांस होगा। अभी मेरा पैसा फ्रोजन नहीं हुआ यानी कि अभी उसका पैसा बंद नहीं हुआ है, तो यह उसका सबसे ज़्यादा अच्छा चांस होने वाला है। और ये सारी बातें वह थोड़े गुस्से वाला मुंह करके सोच रहा था। उसकी बहन उसको देखकर बोलती है कि तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है अपने पैर की वजह से? लेकिन सेंग अपनी सोच में ही अभी पड़ा हुआ रहता है और सोचता है कि मुझे तुरंत अभी के अभी एक्शन लेना होगा। फिर उसकी बहन उसको बोलती है कि रुक जा, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाती हूँ। लेकिन वह अपनी बहन को रोक लेता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक बहुत ही अर्जेंट काम करो। उसकी बहन थोड़ा सोचती है और पूछती है कि आखिर ऐसा क्या बात है। फिर वह बोलता है कि मेरी मदद करो एक गेमिंग पॉड खरीदने के लिए, डिवाइन पाथ का गेमिंग पॉड। और यार जैसे हम लोग अपना गेम फ़ोन के अंदर खेलते हैं वैसे ही ऐसे जो रियलिटी वाले गेम होते हैं ये मानवा के अंदर कोई गेमिंग पॉड होता है जिसके अंदर ये लोग सो कर खेलते हैं। तो यार ये उसी की बात कर रहा है। उसकी बहन थोड़ी सोच में पड़ जाती है और बोलती है क्या गेमिंग पॉड? तभी वहाँ से टियांग काई आता है और बोलता है कि यार तुम्हें गेमिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कब से होने लगा? तभी उसके बाद उसकी बहन उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है कि ब्रदर साओ तुम भी यहाँ पर हो। फिर टियांग काई थोड़ा मुंह बनाकर बोलता है कि अगर तुम्हें गेम खेलने की लत लग जाती है तो हमारे कंपनी का क्या होगा? सेंग अपने मन में ये सोचता है कि ये अभी से ही मेरा टेस्ट ले रहा है। सेंग बोलता है मैं पहले ही एक अपाहिज हूँ, अब मैं गेम खेलने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। उसकी बहन ये बात सुनकर उसके बारे में थोड़ा फिक्र करने लगती है। लेकिन हम टियांग काई को देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। टियांग काई बोलता है कि जो डिवाइन पाथ गेम है वो अभी अभी रिलीज़ हुआ है और उसके जो गेमिंग पॉड्स है उसके सिर्फ अभी तक 100 यूनिट्स ही बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा डर है कि अगर हम उसे ख़रीदना चाहते हैं तो हमें 300 मिलियन पैसे उसको देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो अपना सेंग रहता है थोड़ा गुस्से में रहता है लेकिन कंट्रोल करता है उसको और बोलता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा कंपनी का पैसा अभी भी मेरे पास है ना, अगर मुझे इसके लिए 30 बिलियन भी पैसे देने पड़े तो भी मैं दूंगा। उसकी बहन उसे ऐसा देखकर बोलती है कि भाई ऐसा मत कहो। और जो टियांग काई रहता है वह बोलता है कि ठीक है भाई फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। टियांग काई सोचता है बहुत अच्छे, तुम बस ऐसे ही गेम खेलते रहो, मेरे लिए और आसान हो जाएगा तुम्हारी कंपनी को छीनना। और फिर उसके बाद वह बोलता है कि ठीक है भाई तुम अपने गेम के मजे लो, अब मैं चलता हूँ और तुम फिक्र बिल्कुल ही मत करो क्योंकि लिटिल टोंग और मैं मिलकर ये कंपनी को आराम से संभाल लेंगे। और ये यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो अपने मेन कैरेक्टर का बहन है उसकी नाम टोंग है। टियांग काई ये सब बोलकर टोंग को छूने ही वाला होता है कि जो सेंग रहता
जाता है, अपनी बहन को खींच लेता है अपने तरफ और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि टोंग आज मेरे साथ ही रहे, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूँ। और वह उसके बाद टियांग काई को थोड़े गुस्से से देखता हुआ सोचता है कि तुम अपने इस गंदे हाथों से मेरी बहन को छूना चाहते हो, मेरे मरे हुए शरीर के ऊपर से। सेंग का ऐसा चेहरा देखकर टियांग काई थोड़ा सा पीछे हट जाता है और बोलता है ठीक है ठीक है। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुकता है। फिर उसके बाद वह खिड़की से अंदर से उन दोनों भाई बहन को बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और बोलता है कि वह बेकार का किलर, इसको वो एक्सीडेंट में एक बार में मार भी नहीं पाया। फिर वह जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि अगली बार मैं टैंकर ट्रक का इस्तेमाल करता हूँ, फिर देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे नहीं मरते। इसके बाद हम सेंग को देखते जो कि अपनी बहन से बोलता है कि मेरे सारे पैसे को मेरे गेम के अंदर डाल दो। फिर उसकी बहन थोड़ा सोचने लगती है और बोलती है कि ऐसा क्यों। फिर वह बोलता है कि हाँ, और अपने कंपनी के सारे स्टॉक्स भी बेच डालो। फिर उसके बाद वह बोलती है कि कहीं तुम बीमार उमार तो नहीं ना हो गए हो। सेंग बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस इस बार मुझे एक बड़ी चाल चलने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सेंग गेमिंग पॉड के अंदर बैठा हुआ रहता है और हमें पता चलता है कि ये गेमिंग पॉड उसने खरीदा है 500 मिलियन में। इसके बाद वह गेम में बैठने के बाद रेडी हो जाता है और बोलता है कि डिवाइन पाथ, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हमें एक एक्टिवेट का सिस्टम दिखाया जाता है, जिसके बाद जो सेंग रहता है उस गेम के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो गेम के अंदर लैंडिंग करता है उसे अपने पैर देखने को मिलते हैं, जिससे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वह उसको अपने पैर देखकर खुश रहता है और बोलता है कि मेरा ये जो पैर है यह बिल्कुल असली की तरह ही महसूस हो रहा है। इसके बाद जो गेम का सिस्टम रहता है वह उससे बोलता है कि अपना नाम लिखने के लिए, और वह अपना नाम लिखता है चाओ जियू वांग। तो यार इसके बाद से इसके अंदर हम गेम के अंदर इसको बोलेंगे चाओ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बहुत बड़े बड़े स्टैचू, जिसके अंदर वॉरियर के, असासिन के, मेज के, विजर्ड के, अलग अलग क्लास के मतलब वहाँ पे स्टैचू बने हुए रहते हैं। और फिर जो गेम का सिस्टम रहता है चाओ से पूछता है कि अब तुम अपना क्लास चूज करो, तुम्हें कौन सा क्लास चाहिए। बिल्कुल मेरे पिछले जिंदगी के तरह ही मुझे यहाँ से कोई भी ना कोई एक क्लास को चूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे क्लास के ऑप्शन दिखाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। वॉरियर रहता है, असासिन, मेज, आर्चरर, उसके अलावा समनर, प्रीस्ट और रेंजर, ऐसे काफ़ी सारे क्लास उसके पास ऑप्शन रहते हैं। और मैं अपना पिछले वाला क्लास ही चूज़ करूँगा जिसे मैं सबसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसके बाद हमें एक क्लास को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक तीर धनुष लेकर पकड़ा हुआ रहता है, और हमें पता चलता है कि उसने जो क्लास चूज़ करी है वह है रेंजर का क्लास। चाओ बहुत ही ज़्यादा खुशी से बोलता है कि सब कुछ मेरे पिछले ज़िंदगी की तरह ही चल रहा है, चलो अब अगली बारी है। वह इतना बोलता है कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि आप हमारे गेमिंग पॉड के एक VIP मेंबर हैं, इसलिए आपको एक स्पेशल रिवार्ड मिलेगा। स्पेशल रिवार्ड में उसे एल्फ ब्लड लाइन मिलता है। इसके बाद हमें एल्फ ब्लड लाइन का इफेक्ट बताया जाता है, जिसमें उसको 10% एक्यूरेसी बढ़ जाती है, 10% क्रिटिकल रेट बढ़ जाते हैं, 10% इवेजन बढ़ जाती है और 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है, जो कि यार काफ़ी सही रिवार्ड है इसके लिए। इसके अलावा उसे एक स्किल बुक भी मिलता है जो कि होता है वीकनेस डिस्ट्रक्शन का, यानी कि अगर उसे कोई भी इनेमी मिलता है तो उसका अगर वो वीकनेस पर अटैक करता है तो अगर इसका जितना भी डैमेज होगा उसका वो डबल डैमेज देगा। चाओ ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि बिल्कुल मेरे पिछले ज़िंदगी की तरह मैंने पिछले ज़िंदगी में ये वाले स्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया था। फिर उसके बाद इसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको एक और रिवार्ड मिलता है, जिसको अंदर उसको एक स्पेशल चेस्ट मिलता है। इस बॉक्स को देखकर चाओ थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है कि रुको, ये पिछली बार तो नहीं था। फिर उस चेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो बोलता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टैलेंट एबिलिटी है वह जरूर इसके अंदर ही होगा। लेकिन जैसे ही चाओ ट्रेजर बॉक्स को खोलने जाता है उसके अंदर से एक मैसेज आती है कि यह एक बहुत ही अच्छा रिवार्ड है, इसके अंदर बहुत अच्छा चीज़ है, अगर तुम इसे खोलना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें 50 मिलियन कॉइन को सबसे पहले इसके अंदर रिचार्ज करना होगा। तो फिर वह देखकर थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है क्या 50 मिलियन, और वह हमको बताता है कि 50 मिलियन गोल्ड कॉइन का मतलब हुआ कि असली ज़िंदगी में 500 मिलियन RMB। और यार ये जो RMB बात कर रहा है ये असल में चाइनीज पैसे की बात कर रहा है। चाओ इतने सारे पैसों को देखकर थोड़ा सा सोचता है और बोलता है जल्दी से रिचार्ज करो, क्योंकि अगर मैं अभी रिचार्ज नहीं करूँगा तो वो कमीना बाद में मेरे सारे पैसे ले ही लेगा, तो जल्दी से रिचार्ज करो। इसके बाद वह बताता है कि टैलेंट एक रैंडम एट्रीब्यूट होता है जो कि सभी प्लेयर को कोई ना कोई हमेशा मिल ही जाता है, और ऐसा कहा जाता था
कि जो प्लेयर जितना जल्दी गेम के अंदर लॉग इन करके अपना टैलेंट लेता है उसका टैलेंट उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मुझे एक ब्लीडिंग का टैलेंट मिला था जिसने मेरे हर फाइट के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। और क्योंकि हमारा चाव अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमीर है इसलिए वह सिर्फ 50 मिलियन गोल्ड की जगह पर 500 मिलियन गोल्ड का गेम के अंदर रिचार्ज कर लेता है और बोलता है कि इस बार मुझे अपने पिछले वाले ज़िंदगी से भी कुछ अच्छा मिलना चाहिए। इसके बाद वह बॉक्स को खोलता है और बॉक्स को खोलते ही उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट निकलने लगती है जिसे देखकर वह चौंक जाता है और बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो। उसके बाद हमको दिखाया जाता है उसको टैलेंट मिलता है जो कि होता है इवॉल्व एवरीथिंग। वह देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या गेम के अंदर ऐसा भी कोई टैलेंट है। फिर वह देखता है कि जो उसका टैलेंट रहता है वह डिवाइन रैंक का रहता है और वह देखकर काफ़ी ज़्यादा उसको खुश हो जाता है और उसके बाद वह चेक करता है कि आखिर इसके टैलेंट के डिटेल्स क्या हैं। वह डिटेल देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके टैलेंट में दो एबिलिटी रहती है। पहली रहती है कि अगर ये किसी भी मॉन्स्टर को मारता है तो उसके अंदर से जो ड्रॉप गिरते हैं उसका जो भी आइटम का रैंक होगा वो ऑटोमेटिक उसका एक लेवल बढ़ जाएगा और 5% चांस रहेगा कि वह 2 लेवल से बढ़ जाए। उसके अलावा उसका जो दूसरा टैलेंट रहता है उस टैलेंट से वह अपने हिसाब से अपने किसी भी कोई भी वेपन को, अपने स्किल को, अपने किसी भी जेम को 2 लेवल से ऑटोमेटिक अपडेट कर सकता है, यानी कि उसका 2 रैंक बढ़ा सकता है। और उसके पास कुछ और भी चांस है जिसकी वजह से उसका 3 रैंक भी बढ़ सकता है। लेकिन ये वाले टैलेंट को वह 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है। वह अपने टैलेंट के डिटेल पढ़कर पहले तो शॉक हो जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और खुशी होकर वह अपना ऊपर हाथ उठा लेता है और बोलता है कि ये टैलेंट तो सच में पूरे गेम को बदल के रख देगा। जब सब लोग मॉन्स्टर मारने के बाद सिर्फ ब्रोंज और सिल्वर का ही आइटम ड्रॉप करेंगे उनके जगह पर मैं सिल्वर या फिर गोल्ड का आइटम ड्रॉप करूंगा या फिर उससे कोई अच्छा रैंक का भी ड्रॉप कर सकता हूँ। ये मेरा 500 मिलियन जो पैसा था ये एकदम पैसा वसूल वाला डील था। इसके मदद से मैं सबको अपने पैरों के नीचे कुचल सकता हूँ। चलो मैं ऐसे ही थोड़ा देर के लिए गेम के अंदर चलता हूँ, कुछ मॉन्स्टर को मारकर और अपने स्किल का पावर चेक करता हूँ कि आखिर ये कैसे आइटम्स को ड्रॉप करता है। फिर उसे अपने दूसरे स्किल के बारे में याद आता है और बोलता है कि रुको, मैं ये स्किल को तो सिर्फ 24 घंटा में एक ही बार यूज कर सकता हूँ ना। वह 24 घंटे के कूलडाउन को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट चीज जो इवॉल्व करूँगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, अब जब सारी तैयारी हो चुकी है तो चलो अब चलते हैं। फिर उसके बाद वह गेम से वहाँ से निकलने लगता है और उसके बाद उसका जो गेम रहता है, मतलब जो उसका मेन गेम रहता है, उसका एंट्रेंस ओपन होने लगता है। जिसके बाद वह बोलता है कि अब टाइम है मेरे ज़िंदगी बदलने का, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में वहाँ से चलने लगता है और फाइनली पोर्टल के अंदर जाता है। जिसके बाद वो मेन गेम के अंदर एंटर हो जाता है। इसके बाद हमको गेम का बिगिनर विलेज दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती है। वहाँ पर वह जब जाता है तो बोलता है नहीं, मुझे तो लगता था कि मैं इस गेम के अंदर सबसे पहला होऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। इसके बाद हमको 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक मुर्गी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। बोलते हैं उसे कि रुक जाओ, मुझे अपना जल्दी से एक्सपीरियंस पॉइंट दे दो। उसके बाद हमको दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर पीछे 2 और लोग रहते हैं जो कि सुनते और बोलते हैं क्या मुर्गी को मारने पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रही है। वो भी एकदम 80 की स्पीड से जाते हैं मुर्गी को मारने के लिए। अपना जो हीरो रहता है वहाँ पे देखता है उनको और बोलता है कि दोस्तों क्या तुम्हें बस एक वही मिल रहा है मारने के लिए। अगर मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ तो इसमें मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। अभी मुझे हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं अपने गोल को पूरा कर सकूं। और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली उस मुर्गी को मार देते हैं जिससे उनको मुर्गी का मीट भी मिल जाता है और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाते हैं। और चाह जाते जाते फिर बोलता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, जैसे कि इस न्यूबी जोन बॉस को मारना और उसका फर्स्ट किल का रिवार्ड लेना। वह विलेज से बाहर निकल जाता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि अब आप जंगली जानवरों के एरिया में आने वाले हो तो आप बिल्कुल सावधान रहना। वह बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ आगे खतरा है, लेकिन मुझे अभी जाकर जल्दी से कुछ मॉन्स्टर्स को मारना होगा और लेवल अप करना होगा, और खास करके मुझे उस बॉस को मारना होगा और वो भी सबसे पहले मारना होगा ताकि मुझे फर्स्ट किल का एक्स्ट्रा रिवार्ड मिल पाए। मैं इसे किसी और को चुराने नहीं दे सकता। लेकिन वह मन में सोचता है कि अंदर जाने से पहले मुझे तैयारी करना बहुत जरूरी है। फिर वह अपना इन्वेंट्री यानी अपने बैग में चेक करता है क्या क्या है, लेकिन वह देखकर बहुत ज़्यादा मतलब उसे बुरे नज़र से देखता
देखता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक बिगनर का बो ही रहता है और एक क्लॉथ आर्मर रहता है एकदम घटिया क्वालिटी का। चाओ बोलता है ये दोनों चीज तो कचरा है, इसे इवॉल्व करने का भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो इवॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने टैलेंट को हर दिन एक बार यूज कर सकता है। अगर वो अभी नहीं यूज करेगा तो वो अगले दिन मतलब उसका एक टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वह सोचता है कि ऐसा मैं क्या इवॉल्व कर सकता हूँ कि जो आगे चल कर भी मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो और जिसका वैल्यू ज़्यादा है इवॉल्व करने के लिए। और वह सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बहुत मस्त आइडिया आता है। इसके बाद वो अपना टैलेंट को एक्टिवेट करता है और खुद के ऊपर ही रख लेता है, और वह बोलता है कि जो उसका एल्फ ब्लड लाइन वाला टैलेंट है उसको इवॉल्व करने का। जिसके बाद उसके पीछे एक एल्फ का पिक्चर बन जाता है और वह थोड़ा चेंज होने लगता है, उसके ऊपर एक मुकुट आ जाता है, उसके और भी कपड़े थोड़े बहुत चेंज होने लगते हैं, और फाइनली जो उसका टैलेंट है वह उसका इवोल्यूशन एकदम सक्सेस हो जाता है। उसका एल्फ ब्लड लाइन इवॉल्व होकर बन जाता है एल्फ किंग का ब्लड लाइन, जिसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो एक्यूरेसी, अटैक स्पीड, क्रिटिकल रेट या हिट रेट जो भी होते हैं वह पहले 10% थे, लेकिन अब वो 50% हो जाते हैं, और मूवमेंट स्पीड जो कि सिर्फ 15% था वो अब 100% बढ़ जाता है। उसके अलावा उसे एडिशनल 2 और टैलेंट मिल जाते हैं, जिसमें से एक रहता है लाइफ फोर्स, जिसकी वजह से जो उसका हेल्थ पॉइंट रहता है यानी कि जो उसका एचपी रहता है वह 1000 हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही उसका हेल्थ बढ़ जाता है। फिर उसके अलावा उसको एक अटैकिंग स्किल भी मिलता है, जिसके वजह से वह जब अभी अपना मतलब यार वो जब तीसरा अटैक करेगा तो उसका तीसरा अटैक पक्का है कि क्रिटिकल हिट लगेगा, यानी कि डैमेज बहुत ज़्यादा देगा। यह देखकर चाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ऑसम, यह तो सच ही मेरे ब्लड लाइन के टैलेंट को इवॉल्व कर सकता है। इसकी वजह से अब मैं ये न्यूबी जोन के अंदर आराम से अकेले ही मॉन्स्टर्स की ग्राइंडिंग कर सकता हूँ, अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ, और मुझे इसमें बिल्कुल भी अब प्रॉब्लम नहीं होगा। वह यह सब बोल ही रहा होता है कि बगल से उसे एक भेड़िए की आवाज़ आती है, और वह सोचता है कि ये भेड़िए की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक भेड़िया रहता है लेवल 2 का, जो कि थोड़ा इंजर्ड रहता है। उसके सामने कुछ प्लेयर्स रहते हैं जो कि उसका शिकार करने के लिए आए हुए रहते हैं, और बोलते हैं कि इस बार तुम नहीं भाग पाओगे। उन लोगों में से पहला प्लेयर बोलता है कि जैसे ही तुम मर जाओगे हमारा एक लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा बोलता है कि बस अब आराम से तुम मर जाओ। और फिर हम देखते हैं कि जो अपना हीरो रहता है वह भेड़िए के पीछे वाली पेड़ के पीछे छुपकर सारे चीजों को देख रहा होता है। चाओ सोचता है कि ये लोग तो काफी ज्यादा समझदार है, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपना एक टीम बना लिया और टीम बनाकर यह मॉन्स्टर्स की हंटिंग कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अगर टीम बना के हंटिंग करो तो जो एक्सपीरियंस पॉइंट रहते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं, और जो ड्रॉप रहता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसके वजह से सेफ्टी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता और वो लोग आसानी से इसको हंट कर सकते हैं। लेकिन बस मुश्किल की बात यह है कि इनको थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है। इसके बाद हम उन प्लेयर्स के टीम के एक लड़की को देखते हैं जो कि पीछे घूमती है और थोड़ा डरते हुए कहती है दोस्तों। और फिर हमारा हीरो अपना लाइन को पूरा करता है, बोलता है क्योंकि जो भेड़िए रहते हैं वो हमेशा झुंड में ही रहते हैं। और फिर वह लड़की पूरी बात बोलती है कि दोस्तों हम लोग घिर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनको चारों तरफ से बहुत सारे भेड़िया घेर लेते हैं, और घेरने के बाद उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करते ही वो सभी लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कोई बचाओ कोई बचाओ। एक तो बोलता है कि भले इस गेम के अंदर हम असली में नहीं मरेंगे, लेकिन यार ये जो दर्द हो रहा है ये एकदम असली की तरह है। और वो भी रो रहा होता है, जो लड़की रहती है वो भी रो रही होती है। वह बोलते हैं कि भाई यार कोई तो बचा लो, लेकिन उसका जो भाई रहता है वो खुद रो रहा होता है, क्योंकि उसको खुद को ही चारों तरफ से भेड़िया घेर कर मार रहे होते हैं। और बोलता है कि चलो ठीक है अब हम सब लोग मिलते हैं फिर से रिस्पॉन पॉइंट पर। लेकिन चाओ काफी ज्यादा समझदार होता है, वह पीछे से ही इस मौके का फायदा उठाता है और बहुत ही स्टाइल में अपने तीर धनुष को निकालता है, और उसके बाद अपना तीर चला देता है। उसका तीर सीधा जाकर एक भेड़िए का हेडशॉट लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। इसकी वजह से चाओ का भी लेवल अप हो जाता है, वो लेवल 1 से लेवल 2 पे चला जाता है, और एल्फ किंग का जो ब्लड लाइन था उसके वजह से उसको 100 और एक्स्ट्रा एचपी मिल जाती है। उसके अलावा उसे 10 मैजिक पॉइंट भी मिलते हैं और 5 फ्री के स्टैट पॉइंट्स भी मिलते हैं। स्टैट पॉइंट्स के अलावा उसे उस वुल्फ का मीट भी मिल जाता है, जिसका पावर रहता है कि अगर वह इसको खाता है तो उसका जो हेल्थ रहता है वह जल्दी जल्दी फुल होने लगेगा। वह इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी जो बाकी के भेड़िए रहते हैं अपने हीरो को नोटिस कर लेते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। फिर सभी के सभी भेड़िए मिलकर चले जाते हैं चाओ के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन चाओ उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता है और बोलता है कि अभी तो मैंने बस अपना डैमेज ही चेक किया है, अब बारी है दूसरे चीज़ों को चेक करने का। जिसके बाद वो अपने एल्फ ब्लड लाइन के टैलेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से उसका जो स्पीड रहता है वो 2 गुना हो जाता है, और फिर वो वहाँ से एकदम स्पीड में भागना शुरू कर देता है। दूसरे के भेड़िए जो रहते हैं उसे छू भी नहीं पाते हैं। चाओ बहुत ही तेज में भाग के उनसे आगे निकल जाता है और भागते भागते सोचता है कि इस टैलेंट की वजह से मेरा जो सिर्फ डैमेज ही नहीं बढ़ा है बल्कि मेरा जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और मैं एक आर्चरर हूँ, यानी कि वो एक रेंजर है जो कि एक आर्चरर की
तरह ही होता है। तो वो बोलता है कि इसके लिए स्पीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इसका टैलेंट बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके वजह से जो इसका ये जो मतलब काम है, यानी कि जो इसका आर्चर का काम है, ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और फिर वह पीछे की तरफ घूम के बोलता है भेड़ियों से कि क्या हुआ, मुझे नहीं पकड़ सकते ना हैं। उसके बाद वह पीछे घूम के देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी भेड़िए नहीं रहते। तो वो एकदम से वहाँ पे रुक जाता है और वह देखता है कि सभी भेड़िए वहाँ पे पीछे एक तरफ ही रुके हुए रहते हैं। वह भेड़ियों की तरफ देखकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग मुझे पकड़ना क्यों बंद कर दिए। और फिर हम भेड़ियों को देखते हैं जो कि थोड़े डरे हुए रहते हैं। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम भैंसों के एरिया में अब आ चुके हो। और फिर वह बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं कोई एक हाई लेवल के एरिया में आ गया हूँ। और फिर उसके पीछे की तरफ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे भैंस रहते हैं और वो भैंस देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं। तो गाइस यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। चलो यार, मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।